हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पदार्थ के गुण। इसमें पहला डेंसिटी, जिसे कहा जाता है घनत्व। पहले समझिए घनत्व क्या है। घन का तत्व, यानी कि घनत्व का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ यदि हम समझें तो घनत्व का मतलब होता है घनापन। ठीक है, किसी चीज़ में घनापन। जैसे कि दूध में क्रीम की मात्रा है, लेकिन घनत्व किसका ज़्यादा रहेगा? अभी दूध का ज़्यादा रहेगा। लेकिन हम अलग से यदि दूध में क्रीम डाल देंगे तो क्रीम क्या हो जाएगी? घनी घनी छा जाएगी उसमें, यानी क्रीम का घनत्व फिर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेगा। तो इससे समझिए आप लोग, किसी चीज़ में किसी भी वस्तु का घनापन क्या है, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। किसी भी वस्तु में उसके आयतन में जो भी मात्रा होती है किसी चीज़ की, वो उसका घनत्व कहलाती है। ठीक है, देखेंगे तो द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन, जी क्या होता है? घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, याद रखिएगा। जो होता है D बराबर m/v। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु की मात्रा को ही उसका घनत्व कहा जाता है। अब देखिए इसका ये ऐसा मात्रक क्या है? m/v है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। आपेक्षित घनत्व क्या होता है? आपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व प्रति 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक है, वस्तु का घनत्व होता है प्रति 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, जो उसका आपेक्षित घनत्व होता है। और आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? एक अनुपात है। कोई भी अनुपात होता है उसमें राशियां कट जाती हैं, इसलिए उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब देखिए आपेक्षित घनत्व को किस में मापा जाता है? मापने का यंत्र क्या है? बहुत आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये है हाइड्रोमीटर। जब भी आपेक्षित घनत्व की बात करें तो हाइड्रो है, ड्रो। ठीक है, और जब भी आर्द्रता मापनी हो, आर्द्रता, तो इसे मापा जाता है हाइग्रो। हाइग्रो। ठीक है, आर्द्रता मीन्स नमी, नमी से बूंद गिरती है तो हाइग्रो जी मापने का यंत्र है आर्द्रता, और आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है हाइड्रो। ठीक, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु में डूब जाती है, उसका कारण क्या है? जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा वो वस्तु डूबेगी, इतना याद रखिए। जैसे कि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो जल में डूब जाती है। लिखा हुआ है लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि लोहे का घनापन कितना होता है? इसीलिए तो लोहा ठोस होता है। और जल का घनापन कम होता है, इसलिए जल कैसा होता है? जल के अणु दूर दूर होते हैं। तो लोहे में घनापन ज़्यादा है, इसलिए घनत्व ज़्यादा है, तो जल में ये डूब जाता है। लिखा हुआ है लेकिन लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। याद रखिएगा, पारे का घनत्व लोहे घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए घनापन अधिक होने के कारण लोहा जो है वो पारे में नहीं डूबता है। लोहा पारे में तैरता रहता है, याद रखिएगा। जैसे कि जल को देखा जाए, यदि जल है कोई वस्तु डालेंगे डूब जाएगा, लेकिन जल का घनत्व हम बढ़ा देंगे, यानी जल का घनापन बढ़ा देंगे, या अणुओं के बीच घनापन कर देंगे, हम पास पास कर देंगे उसके अणु को, जैसे जमा दें यदि जल को, तो क्या फिर लोहा डूबेगा? नहीं, फिर लोहा नहीं डूबेगा, क्योंकि अणु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। यानी घनापन होने के कारण घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन
याद रखिए बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है वो जल में तैरती रहती है, क्योंकि जिसका घनत्व कम है वो वस्तु तैरेगी, लेकिन यदि घनत्व ज़्यादा है किसी तरल से तो वो वस्तु डूब जाएगी। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे ही 4 के ऊपर जाएंगे, यानी कि 4 से 3 में, 2 में, 1 में, फिर 0 में, तो 0 में बर्फ़ जम जाएगी। तो पानी जब 0 में जम जाता है तो हमेशा क्या होता है, आप लोग जानते हैं बर्फ़ का आयतन होता है ज़्यादा होता है जल की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि बताया था मैंने इसके पहले, जो बर्फ़ जब बनती है जल से तो उसमें वायु भर जाती है बीच बीच में, इसलिए वो ज़्यादा आयतन घेरने लगती है बर्फ़, तो बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है तथा घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि आयतन जब कम होगा D बराबर क्या होता है, D बराबर m/b, D और B में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक। किसी बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल अपरिवर्तित रहता है, ये समझिए आप लोग। क्वेश्चन कैसे आता है कि एक बर्तन में जल भरा हुआ है, उस पर बर्फ़ तैर रही है, यदि बर्फ़ पूरी घुल जाएगी तो बताइए जल के स्तर में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या उसी समान रहेगा पहले जैसा, क्या होगा। तो देखिए बर्फ़ जो है वो उसके कारण जल के स्तर में बढ़ोतरी पहले से ही हो गई थी, जब वो घुलेगी बर्फ़ तो पानी के रूप में फैल जाएगा, तो उसके स्तर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, जितना स्तर था वैसा ही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, पहले के समान ही रहता है, ठीक है। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जल में तैरती रहती है, जिसका घनत्व कम है वो वस्तु तैरेगी, जिसका घनत्व ज़्यादा है यानी घनापन ज़्यादा है वो वस्तु डूब जाएगी। जब बर्फ़ जल में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। बताइए जब बर्फ़ जल में तैरती है तो उसका कितना भाग जल के ऊपर रहता है, तो देखिए 9/10 भाग जल में डूबा रहता है, केवल और केवल 1 भाग ही 10 में से ऊपर रहता है। बर्फ़ को कभी डाल के देखिएगा पानी में, आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं, आप फ्रिज से निकाली बर्फ़ और डाल दी पानी में, तो बर्फ़ का केवल थोड़ा सा भाग ही ऊपर निकला रहता है और बकाया बर्फ़ डूबी रहती है पानी में, यानी कि 1/10 भाग ही ऊपर निकला रहता है, बकाया 9/10 भाग डूबा रहता है जल में। समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। देखिए समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए जो इंसान है उसमें डूबता नहीं है, वो आसानी से तैरता रहता है। लेकिन यदि नॉर्मल जल है, जैसे नदी का जल है, उसमें इंसान जल्दी डूब जाता है, आसानी से डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय इंसान का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए घनत्व को घटाने के लिए आयतन को जब हम बढ़ा देते हैं, यानी यदि हम लेट जाते हैं तो लेटने के कारण हम धीरे धीरे डूबते हैं, ठीक है, क्योंकि आयतन बढ़ गया। इसीलिए नाव जो है वो डूबती नहीं है, बल्कि एक पत्थर डूब जाता है, क्योंकि पत्थर का घनत्व तो कैसा है, ज़्यादा है, उसने आयतन कम घेरा है। लेकिन जो नाव होती है, नाव ज़्यादा आयतन घेरती है, नाव इतनी बड़ी होती है, ज़्यादा आयतन घेरती है। आयतन ज़्यादा होने के कारण, घनत्व कम होने के कारण वो नाव जो है जल में तैरती रहती है, जबकि इंसान या कोई पत्थर जल में डूब जाता है। अब देखिए स्वर्ण पारा में डूब जाता है। क्यों डूबेगा स्वर्ण पारा में? क्योंकि सोने का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक है। स्वाभाविक बात है, सोने का घनत्व पारे से अधिक है, इसलिए पारे में सोना डूब जाता है। अब देखिए आस्मियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा आस्मियम।
जो है सबसे भारी धातु है। मैंने याद भी करवाया जी, क्वेश्चन भी आता है, बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। देखिए आपने देखा होगा सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। क्यों ओस की बूंदें ऊपर से नीचे गिर जाती हैं? क्योंकि वो ओस की बूंदें भारी होती हैं। आस ओस, ठीक है, ओस भारी होने के कारण नीचे गिर जाती है। इसी से याद रखिए ओस्मियम धातु भी भारी होती है, ठीक है, ट्रिक है ये। तो ओस्मियम धातु सबसे भारी होती है। तो इसका घनत्व क्या होता है? इसके सर्वाधिक घनत्व होने के कारण यह सबसे भारी धातु है। जब नाव समुद्र में जाती है तो वह थोड़ा उठ जाती है। देखिए समुद्र में जाने पर नाव हल्का सा ऊपर उठ जाती है और नदी में जाने पर नाव नीचे की ओर हल्का सा झुक जाती है, दब जाती है। तो समुद्र में नदी की तुलना में नाव अधिक बोझ रखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए समुद्र में यदि आप चाहो, जैसे कि नदी में यदि तैर रही है नाव, उसमें यदि 2 आदमी बैठ रहे हैं तो उसमें 3 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है। यदि नाव में 10 आदमी बैठ रहे हैं नदी में, तो समुद्र में जाकर उसी नाव में 12 आदमी बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें उठाव ऊपर की ओर हो जाता है थोड़ा समुद्र में, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इस कारण ऐसा होता है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए दाब, प्रेशर क्या है? दाब, तो आपने देखा होगा कभी भी दाब कैसे डाला जाता है? हाथ को किसी चीज़ में रख दिया और दबाव डाल दिया, दाब ऊपर से बल लगाया, तो बल लगाने के कारण वो नीचे की ओर दबती है कोई वस्तु, तो यही दाब है। बस इतना याद रखिए। तो जब हम किसी वस्तु में ऊपर से हाथ रखेंगे, यानी कि उसके क्षेत्रफल में, उसका क्षेत्रफल ही तो कहलाएगा, उसके क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में हमने जितना बल लगाया यानी कि F, ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल में जो बल लगाया है वही तो दाब है। दाब का मान क्या है? एकांक क्षेत्रफल में जो हमने बल लगाया है वही दाब है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि F/A एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, जिसे आप पास्कल कहते हैं। इसे पास्कल भी कहा जाता है। जो दाब का मात्रक एक पास्कल भी होता है, ठीक है, पास्कल याद रखिएगा, पास्कल आता है अधिकतर ऑप्शन में। अब रेल की पटरियां चौड़ी स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी के भार के कारण दाब कम लगे। दाब को कम करना है तो जो रेल की पटरियां होती हैं वो चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, उनको थोड़ी चौड़ा स्लीपर कर दिया जाता है, स्लीपरों को चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि दबाव कम लगे। यदि एक ही जगह दबाव लग जाएगा, दबाव के कारण वहाँ टूट फूट भी हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए जो स्लीपर होते हैं वो चौड़े बिछाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। स्वचालित प्रेस, स्वचालित ब्रेक, स्वचालित द्वार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पास्कल वैज्ञानिक का नाम है जिसने दाब पर खोज करी है, इसीलिए दाब की मात्रा को पास्कल भी कहा गया है। तो पास्कल किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब सीधा सीधा है। वायुमंडल क्या होता है? जो वायु चारों ओर से घेरे रहती है, यानी वायु का मंडल, उसे वायुमंडल कहते हैं। अपने चारों ओर क्या है? वायु तो है, हवा ही हवा तो है, इसलिए चारों ओर को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो वायुमंडल दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, बल लगाता है, उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी जो वायु का घेराव है वो अपने ऊपर बल लगा रहा है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा है, इसलिए अपन लोग सुरक्षित हैं। यदि वायुमंडल का दाब ना लगे तो अपन लोग फिर सुरक्षित नहीं रह सकते। वहाँ जीवन असंभव होता है जहाँ वायुमंडल नहीं होता, क्योंकि जो अंदर रक्त का दबाव है वो वायुमंडल दबाव ही उसे बैलेंस किए हुए है। यदि वायुमंडल का दबाव हट जाए चारों तरफ से
तो हमारे अंदर का रक्त बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है जो फाउंटेन पेन है वो ऊपर ले जाने पर उससे स्याही निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊपर की ओर जब हम जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह में जब हम जाते हैं, वहाँ वायुमंडल जो दाब वो होता है वो कम होता है। कम होने के कारण स्याही बहने लगती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। क्यों देर से पकता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम है, प्रेशर कम है, तो स्वाभाविक दबाव कम होने के कारण वही खाना देर से पकेगा। तो याद रखिए, हमारे जीवन में हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ आंधी तूफान आने की संभावना होती है। देखिए, एकाएक गिर जाने पर पाठ्यांक, देखिए ये तो मशीन है। हमारे जो पुराने लोग होते थे वो देखकर बता देते थे मौसम को कि क्या होने वाला है। कैसे बताते थे? इसी मशीन को बना दिया और इसी मशीन को वो अपने अंदर महसूस करके उन्हें खुद एहसास हो जाता था। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये मशीन पूरे वायुमंडलीय दाब पर ही आधारित है। आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी निर्वात नहीं रह सकता। यदि जहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो अगले एरिया की वायु जो बगल के एरिया होगा वहाँ की वायु उठकर उसका स्थान घेर लेगी। तो यही क्रिया चलती रहती है लगातार। तो जैसे ही वायु जहाँ ही गर्म होने लगती है, इसका मतलब गर्म होकर ऊपर उठी, तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर वायु का दबाव कम हो गया। वायु का दबाव कम हुआ तो आसपास की वायु एकदम से आना चालू हो जाती है, तो झंझावात उठने लगते हैं। यानी क्या होने लगता है? इससे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इससे क्या होने लगता है? तो अचानक आंधी तूफान आने लगते हैं। जब भी वहाँ की वायु एकदम से यहाँ की वायु उठी और वहाँ की वायु दबाव के कारण यहाँ की ओर आएगी, खिंचेगी, तो क्या उठेगा? आंधी और तूफान उठेगा। तो यही कारण होता है अचानक गिरने का। उसमें प्रेशर ख़त्म हुआ मशीन में, तो एकाएक कांटा जो है वो गिर जाता है। अचानक गिरा तो बता देते हैं साइंटिस्ट कि यहाँ पर क्या होने वाला है? तूफान आने वाला है। लेकिन यदि पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उसका अर्थ है मौसम स्वच्छ है। देखिए, यही पारा यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है, यही पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है। यदि एकाएक गिर गया, अचानक गिर गया, तो इसका मतलब तूफान या आंधी आनी है। यदि धीरे धीरे गिरता है यानी कि वर्षा की संभावना है। ठीक है, जब भी मौसम बनता है, बादल आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। ठीक है, तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब हटा तो नीचे भी उसका प्रभाव पड़ता है। ऊपर वायुमंडलीय दाब हटने के कारण ही बादल इस तरफ खिंचते हैं पानी के लिए। ठीक है, जगह खाली हो जाती है तो हवा के साथ साथ वो भी खिंचने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो यही कारण है, यदि धीरे धीरे गिरता है तो बादल इस तरफ खिंचे और यहाँ पानी बरसेगा। और यदि अचानक गिर गया पारा तो क्या होगा? फिर तूफान या आंधी। देखिए, यदि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा यानी कि ये है मशीन और ये है इसमें कांटा, ये यहाँ हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, इस प्रकार उड़ गया ऊपर की ओर, इसका मतलब है मौसम साफ है। ठीक है, क्योंकि जब भी वायुमंडलीय दाब आपका बना हुआ है तो पारा बैलेंस में रहता है। यदि वायु का दबाव हटा, वायु वहाँ से हटी, तो उसमें जो कांटा होता है, कांटा अपने आप डिसबैलेंस होने लगता है और बताने लगता है वो। ठीक, याद रखिएगा इसे। अब देखिए, साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए बुलबुला जो है फूट जाता है। यदि बाहर का दाब ज़्यादा हो तो बुलबुला फूटे नहीं, लेकिन बाहर का दाब कम है लेकिन अंदर उसके दाब ज़्यादा होने के कारण बुलबुला फूट जाता है। अंदर से ज़्यादा दबाव पड़ा तो फट गया वो। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये मैंने बताया है।
ठीक है, ऊपर जाते हैं जैसे ही तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बहने लगती है, क्योंकि दबाव कम हुआ जिस कारण से उसमें बैलेंस था, वो बैलेंस डिस्टर्बेंस हो गया। अब देखिए दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ता है उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी आदि। अब देखिए मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। केवल बर्फ है, ठीक है, केवल बर्फ है जिसका गलनांक कम होता है। बकाया ऐसी वस्तुएं हैं जिनका गलनांक भी बढ़ता है दाब बढ़ाने पर, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, सभी वस्तुओं का गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर, लेकिन बर्फ का गलनांक कम हो जाता है दाब बढ़ाने पर। जैसे ही दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पृष्ठ तनाव शब्द से समझिए। उसके पृष्ठ में लगने वाले तनाव को, लगने वाले बल को ही उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसके पृष्ठ में, किसी भी वस्तु के पृष्ठ में, जैसे कि द्रव है, हमेशा पृष्ठ तनाव कहाँ काम करता है? द्रव है। तो द्रव का एकांक पृष्ठ है, जो एकांक लंबाई है, ठीक है, उस पर जो तनाव पड़ता है, उस पर जो बल पड़ता है, वही उसका पृष्ठ तनाव होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एक और उसकी एकांक लंबाई के लंबवत या पृष्ठ तल में कार्य करता है। सीधा सीधा है। जो जल है इस प्रकार बह रहा है, जल की एकांक लंबाई, ये समझ लीजिए उसकी एकांक लंबाई उसके लंबवत काम करता है। लंबवत काम करने के कारण ही जल की स्वभाव क्या होता है? इस प्रकार बूंद बनाने का स्वभाव होता है। इस प्रकार कार्य कर रहा है, इस प्रकार बल लग रहा है ऊपर की ओर, तो जल क्या है? सिकुड़ेगा। यदि इसी जल में, ठीक है, नमक हम डाल दें तो और सिकुड़ जाएगा। कभी भी नमक डाल के देखना आप, जल की जो बूंद यदि बन ना रही हो और नमक डाल दो तो जल की बूंद बन जाएगी। ठीक है, तो नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव और बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, लेकिन जब कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग क्यों करते हैं हम? निरमा का प्रयोग क्यों करते हैं? उसके पृष्ठ तनाव को घटाने के लिए। कभी ऐसे कपड़ों में पानी डालना नहीं जाएगा, बार बार डालना पड़ेगा पानी, तब वो हल्के से गीले होते हैं। लेकिन यदि आप साबुन लगा देंगे तो साबुन में क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव मतलब उसका बूंद बनाने का स्वभाव, गोल होने का स्वभाव। गोल होने का स्वभाव खत्म तो वो पूरे फैलने लगता है। इसीलिए कपड़ों के अंदर तक जाता है, रेशों तक, और उससे मैल को हटाता है। और यदि हम गर्म पानी डाल देंगे उसमें तो पृष्ठ तनाव और ख़त्म हो जाएगा फिर। इसलिए बहुत से लोग गर्म पानी में कपड़ों को डालते हैं, उसी में निरमा डालते हैं, जिससे कपड़े और साफ़ होते हैं। कभी ट्राई करिएगा, गर्म पानी से कपड़े साफ़ करिएगा तो कपड़े और साफ़ होंगे। ठीक है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव खत्म हो चुका है, उसके गोल होने के स्वभाव पानी के खत्म हो चुका है, जिससे वो कपड़ों के रेशों तक जाता है। तो याद रखिएगा, ये डिटर्जेंट होते हैं, साबुन वगैरह, ये उसका पृष्ठ तनाव खत्म करते हैं। ठीक, और नमक उसका पृष्ठ तनाव बढ़ाता है जल का। देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई पर लंबवत कार्य करने वाले बल को ही उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है गर्म करके, ठीक है, बताया मैंने, तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर। ठीक है, और हाँ, तेल का प्रयोग करके भी उसका पृष्ठ तनाव खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है मच्छर के लार्वा को खत्म करने के लिए। कहीं पर भी जल एकत्रित हो रहा है, क्या होता है मच्छर का स्वभाव? मच्छर हमेशा ऊपर अंडे देता है और उसके अंडे ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन लार्वा जो होते हैं तैरते रहते हैं। यदि आप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा।
पृष्ठ तनाव कम हुआ तो वो जल फैलने लगता है। कभी भी एक बूंद डाल के देखिए मिट्टी के तेल की पानी में, एकदम से जल दूर की ओर जाने लगेगा, फैलने लगेगा जल। और जल जैसे ही फैला तो जो लार्वा होते हैं वो अंदर जल के डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी एकत्र जल हो रहा है तो वहाँ एक तो बात एकत्रित नहीं होने दीजिए जिससे कि आपको बीमारी ना हो। यदि एकत्रित हो रहा है तो वहाँ पर मिट्टी का तेल डालिए उसमें पानी में, जिससे कि लार्वा मर जाए। अब देखिए, जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसका द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे पृष्ठ तनाव घटता है। विद्युत धारा प्रवाहित करके भी जल का पृष्ठ तनाव घटा सकते हैं। जल में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, बताया था मैंने इससे पहले। अब देखिए, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव हो जाता है, कम होता है। द्रव का यदि ताप बढ़ाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम। यानी पानी को गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, इसीलिए कपड़े साफ निकलते हैं ज़्यादा गर्म पानी से। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो मच्छरों के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है। अब देखिए श्यानता। श्यानता क्या है? श्यानता देखिए, जल की परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे ही श्यान बल कहते हैं, उसे ही श्यानता कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी कहीं पानी भरा होगा और वो बहती अवस्था में होगा तो नीचे की चीज़ें बहती नहीं हैं, बल्कि ऊपर जल बह रहा है लेकिन नीचे जल स्थिर है। इसका कारण क्या है? जिस श्यानता के कारण ही होता है। जल में परतें पाई जाती हैं और परतों में क्या होता है स्वभाव? परतों में श्यान बल कार्य करता है, जिसका स्वभाव होता है बहती हुई जल को रोकना। हर एक परत में पाया जाता है वो। तो ऊपर वाले जो परत होती है उसका स्वभाव बहना है, उससे जो नीचे वाली परत होगी वो इससे कम बहेगी, और उससे नीचे वाली होगी वो इससे भी कम बहेगी। और धीरे धीरे परत भाई परत यदि देखेंगे हम नीचे के पानी को तो नीचे के पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं होगा। यही कारण है कि यदि कहीं का पानी बह रहा है तो नीचे वाली वस्तु बहती नहीं है। ठीक। देखिए, ताप का मान बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। श्यानता क्या हो जाती है? श्यानता घट जाती है, यानी घर्षण बल कम हो जाता है उनके बीच। घर्षण बल का मतलब होता है रोकना। ठीक है। यानी वो द्रव और बहने लगेगा यदि ताप उसमें दे दिया जाएगा। ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। यानी जब हम गैसों को गर्म करते हैं तो उनमें जो परतों में होता है, फिर परतें क्या हो जाती हैं? परतें ख़त्म हो जाती हैं, उसमें परतें ख़त्म होने लगती हैं। इस कारण से उसमें क्या होता है? श्यानता बढ़ जाती है। अब देखिए, द्रवों में श्यानता किसके कारण होती है? अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण। अब समझिए ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। जो ससंजक बल होता है इसमें सा और सा है, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है। जब भी कोई वस्तु के अणु चिपके हुए हैं, जैसे जल है, तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? उसमें लग रहा है ससंजक बल। तभी तो जल के अणु आपस में चिपके हुए हैं। यदि इनका बल अलग अलग हो जाएंगे इसका मतलब बल क्षीण हो गया। जैसे ही कपड़ों में पानी चिपक जाता है, इसका क्या कारण है? असंजक बल के कारण। यानी कि इनके बीच ससंजक बल खत्म हो गया और जल और कपड़ों के बीच जो असंजक बल लग रहा है इसका मान बढ़ गया। इसी मान के बढ़ने के कारण कपड़ों में पानी चिपक जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, जल और वायु में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो जल की श्यानता अधिक होती है। ठीक है। श्यान बल सबसे ज़्यादा जल में पाया जाता हो और जल की ही प्रमुखता है श्यानता। ठीक।
ठीक है। वायु में बहुत कम नाम मात्र का रहता है। शहद और जल में से किसकी श्यानता अधिक होगी? तो शहद की श्यानता अधिक होगी, क्योंकि बहेगा कौन ज़्यादा? जल। और कम बहेगा? शहद बहेगी, क्योंकि शहद जो है वो गाढ़ापन है, इसमें गाढ़ापन होने के कारण इनकी परतों के बीच श्यान बल अधिक होगा। श्यान बल का मतलब घर्षण बल, यानी कि रोकेगा। जब भी शहद बहाओगी तो शहद बहेगी नहीं, ऐसे शहद बहने से रोकेगी। तो शहद क्या है? शहद में श्यान बल अधिक है। गाढ़े और पतले द्रव में से किसकी श्यानता अधिक होती है? स्वाभाविक गाढ़े जल की, क्योंकि जो गाढ़ा जल होता है, द्रव होता है, वो बहता नहीं है ज़्यादा, और जल जो पतला द्रव होगा वो बहेगा। यानी जो बहता नहीं है उसका मतलब उसमें ज़्यादा प्रभावी है श्यान बल। ठीक, अब देखिए, सामान्यतः श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन से। लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। केशिकत्व के कारण, ठीक है। केशिकत्व क्या होता है? केशिकत्व वो होता है जब छोटे छोटे सुराख टाइप के होते हैं, जैसे कि लैंप की बत्ती है, कपड़ा है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसी के द्वारा छोटे छोटे सुराखों के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो ये केशिकत्व कहलाता है। तो किस कारण से लालटेन की या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों? केशिकत्व के कारण। ठीक है, अब देखिए ससंजक बल और आसंजक बल। ससंजक बल बताया था मैंने, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। आकर्षण बल है, दोनों को पास पास चिपकाया रहता है। और ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिक होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ससंजक बलों का होना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ससंजक बल इसमें रहता है। अब देखिए असंजक बल। असंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। जैसे कागज और गोंद, कागज और जब कागज में गोंद लगाई जाती है तो कागज उसमें चिपक जाता है। किस कारण चिपक जाता है? जी आसंजक बल के कारण। ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते, उनमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है। देखिए, जैसे ये पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करता। पारा जो होता है कभी भी कांच में नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि पारे के जो अणुओं के मध्य ससंजक बल है उसका मान पारा और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल से अधिक है। इसीलिए वो पारा जो है, पारा के सभी अणु अपने आप को आपस में बांधे रहते हैं ससंजक बल के कारण, तो वो अपने आप को ना छोड़ने के कारण उसमें चिपक नहीं पाता है कांच में। ठीक है, जबकि ऐसे द्रव जो ठोस की दीवार को गीला करते हैं उनमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवार को गीला कर देते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? जो द्रव है उनके बीच लगने वाला ससंजक बल टूट गया, जिस कारण से दोनों वस्तुओं के बीच कणों में जो बल लग रहा है आसंजक बल, उसका मान अधिक है। इसी कारण से वो जो द्रव है वो ठोस की दीवार को गीला कर देता है। ठीक है, अब देखिए चाक द्वारा श्याम पट पर लिखना आसंजक बल के कारण होता है। देखिए, जो चाक होती है, चाक में जो ससंजक बल होता है, जब हम लिखते हैं श्याम पट पर तो ससंजक बल टूट जाता है उनके अणुओं के मध्य, और चाक और श्याम पट्टी के बीच लगने वाला आसंजक बल बढ़ जाता है। इसी कारण हम चाक से श्याम पट पर लिख पाते हैं। अब देखिए विसरण। पदार्थ के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना या स्थानांतरण ही विसरण कहलाता है। इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं में विसरण के कारण ही होता है। द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होती है। द्रव में जो विसरण है वो गैस की अपेक्षा धीमी गति से होती है। और विसरण किसका स्वभाव है? विसरण स्वभाव है गैस का। इसी प्रकार श्यानता किसका स्वभाव है? श्यानता स्वभाव है द्रव का। तो याद रखिए, विसरण किस में होता है? विसरण गैस में ज़्यादा होता है, बल्कि
श्यानता किस में ज़्यादा होती है? श्यानता द्रव में ज़्यादा होती है। ठीक। तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति से होती है। ठोस में बहुत कम मात्रा होती है विसरण की। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपके लिए इतिहास की और भी अदर सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, शेयर करिए थोड़ा, जिससे मैं भी मेहनत करूं और आपको नई नई ट्रिकें मिल सकें और जिससे कि आपको पेपर निकालने में सहूलियत हो। ठीक है, धन्यवाद।